हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कॉलेज भैया। और कभी कभी जब भी मैं कॉलेज में था और अपने साथियों की प्रॉब्लम सुनता था तो मैं भी लॉस्ट हो जाया करता था, शायद अपने एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से या फिर एनालिटिक्स ज़्यादा ना हो पाने की वजह से। पर आज मैं अपने स्टूडियो में लाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जिन्होंने अब ना किसी कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी है, बट एक बहुत बड़े लेवल पे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व की है और उनकी आवाज़ बने। तो प्लीज़ वेलकम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह। तो हम आपको क्या बुलाएं, विनय या फिर विनय भैया? जो आपकी इच्छा। आपके जिनकी भी बच्चों की आपने प्रॉब्लम सुनी है तो वो आपको क्या बुलाया करते थे? मेरे तो मल्टीपल नाम हो गए। स्कूल में अलग होता था, स्कूल में मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था तो सीआर बोल आते थे कई लोग। और कॉलेज लाइन में आए तो कॉलेज लाइन में आने के बाद अध्यक्ष साहब, भैया, और जो साथी रहते थे विनय, मतलब जिसको जो सुटेबल लगता था वो बुलाते थे। अब नाम अनेक थे मगर व्यक्ति एक ही थे और काम एक ही था। काम एक ही ना, बिल्कुल। तो आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो आपको ये डेडिकेशन बनाने में क्या चीज़ हेल्प करती थी? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही स्कूल में, एक हमारी स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होते थे, तो मेरा कुछ पर्सनली ऐसा इन्फ्लुएंस था नहीं कि मैं बनूं करूं। टीचर्स और क्लासमेट्स ने इन्फ्लुएंस करके वहां से मुझे सीआर बनने का, मेरा फर्स्ट स्टेज लीडरशिप का वही था। अच्छा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वहां से लीडरशिप मेरी स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद स्कूल कैप्टन, हमारे स्कूल में इलेक्शंस होते थे, स्कूल कैप्टन मैंने, फिर वहां से थोड़ी और लीडरशिप चालू हुई। कॉलेज लाइन में भी आने के बाद मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या फिर मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनना है। ये तो बस मेरे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का प्यार कह लो या फिर उनका साथ कह लो या उनके इन्फ्लुएंसिव होने की वजह से मैंने ये चुनाव लड़ा था और आज उन्हीं की बदौलत मैंने वो पद भी पाया था। इसमें मेरा कुछ ऐसा पर्सनल है नहीं, बाकी जो मुझे मिला है ये बस उन स्टूडेंट्स की वजह से ही, उनके सपोर्ट की वजह से ही मुझे मिला है। तो आपने ये थ्रू आउट जो बच्चों की हेल्प की है, तो इसके अंदर आप बहुत बार उनकी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन सुनते होंगे। तो इतनी सिचुएशन सुनने के बाद क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उस सिचुएशंस को अपने घर ले गए, यानी कि आप खुद परेशान हुए उन सिचुएशन में? जी, ऐसा हर्ष काफ़ी बार हुआ है। अच्छा, जैसा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, या फिर किसी स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ की ले लो, उसके करियर की ले लो, उसके फैमिली प्रॉब्लम ले लो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ले लो। कई प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं, आजकल प्रॉब्लम सबके साथ हैं। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ज़रूरत है कि हम ये एहसास करें कि हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है, हम उसमें खुश रहना सीखें और उसे और आगे बढ़ाएं मेहनत करके। ये नहीं कि दूसरे के पास इतना है, इसके पास उतना है। इस कश्मकश में क्या होता है, हम खुद को खो देते हैं। तो मेरा यही था कि मैं जैसे प्रॉब्लम सुनता था कई बार किसी स्टूडेंट की, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर फैमिली की प्रॉब्लम हो या फिर कोई उनके पर्सनल इश्यूज हो, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स भी मैंने सुनी है, मतलब जिनको सुन के मेरे खुद के हाथों में गूज़बम्स आ जाते थे कि यार ऐसा भी किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है, ऐसा भी किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, या ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है। तो उसको करने के बाद कई बार उनको मोटिवेट किया, कई बार उनके पेरेंट्स तक मैं खुद गया उन्हें लेके, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके। तो एक चीज़ मैंने ये लाइफ में नोटिस करी है कि आपके पेरेंट्स के अलावा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन अदर नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स डरते हैं कि ये चीज़ मैं मेरे घर पे बता दूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस सोच के कारण ही कई बार बड़ी गलती हो जाती है। तो जहाँ तक है, मेरा तो स्टूडेंट से यही रहता है कि अपने पेरेंट्स से, चाहे मदर हो या फादर हो, उनसे अगर किसी आप प्रॉब्लम में उलझ रहे हैं या फंस गए हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि उनसे आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। आधी आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट लाइक बच्चों को ऐसा लगता है कि यार जनरेशन गैप आ गया, तो वो पेरेंट्स शायद हमारे उस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो शायद हमसे इसीलिए डिस्कस कर पाते हैं ये चीज़। ये देखो, जनरेशन गैप आ गया है तो हाँ, ये कह सकते हैं आप कि आप कनेक्टिंग लिंक किसी को बना सकते हैं कि आपकी, जैसे मैं कई स्टूडेंट्स की लाइफ में एज अ कैटलिस्ट मैंने काम किया है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो
हमें पता था रिएक्शन को क्विक किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का आना मतलब उस रिएक्शन को और फास्ट कर देता है। तो एज ए कैटलिस्ट मैंने भी कई स्टूडेंट्स की लाइफ में काम किया है। मैंने उनकी बात को सहजता से उनके पेरेंट्स तक पहुंचाई है और उन्हें उनके पेरेंट्स से जोड़ा, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो सबसे बेटर समझ पाता है, क्योंकि बचपन से आपको आपके माता पिता ने सबसे ज्यादा देखा होता है। आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आप किसी भी कंडीशन में हैं, आपके माता पिता आपको बेटर समझ जाते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कनेक्टिंग लिंक देखें तो जो आपकी प्रॉब्लम उन तक पहुंचाए सहजता से, और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप बताना चाहेंगे? देखो, प्रॉब्लम तो अब कई लोगों के पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, अब फाइनेंशियल इशू भी है, तो मतलब किसी की बात मैं बताऊं तो वो मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ट्रस्ट करके अपनी कोई बात बताता है। बाकी कई ऐसी सिचुएशन आई हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स को इतना प्रेशराइज हो गया है कि मतलब उनमें जीने की आस ही खत्म हो जाती है। अच्छा। कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो गया है तो अब मैं कैसे सरवाइव करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी लाइफ खत्म नहीं होती है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं तो जो मेरे से कनेक्ट होता है करता है उससे एक ही चीज बोलता हूँ कि जब लाइफ में हताश हो जाए और आपको लगे ना अब कुछ भी नहीं बचा, हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप एक्सप्लोर करो, इवन इंडिया को एक्सप्लोर करो, अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करो। जितना ज्यादा आप ट्रैवलिंग करोगे आपको नए अनुभव देखने को मिलेंगे, आपको नई चीजें देखने को मिलेगी, आपको नए लोगों से कनेक्ट होने को मिलेगा जो आपको जानता ही नहीं है। तो आपको तब पता पड़ेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। अभी हम कुछ लोगों में कंसाइज होकर ये सोच लेते हैं यार वो भी मुझे जानता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मुझे जानता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। कई बार हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, हम लोगों के साथ गलतियां इतनी हो जाती है हमसे कि वो संभली भी नहीं जाती हैं, बट हम सोच लेते हैं हम समाज में बदनाम हो गए, हमारा कुछ भी नहीं बचा, हम अब जी नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बाहर तो निकली, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई जानेगा भी नहीं। तो आप पहले खुद एक्सप्लोर करिए अपने आप को, अलग अलग जगह को, तब आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे काफी लोग हैं जो आपको समझ सकते हैं, और काफी लोग हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से फर्क भी नहीं पड़ता है, केवल आपके नेचर और आपके व्यक्तित्व से उन्हें फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है विनय भैया। तो जैसे कि मैं आपका बैकग्राउंड भी देख रहा हूँ, तो आप पहले साइंस बैकग्राउंड से थे और अभी आप एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसा आपको क्या चीज़ मोटिवेट की जो आप में ये चीज़ चेंज की कि आपने नहीं सोचा था कि यार लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया तो? देखो, जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाला था उसके 15-20 दिन पहले तक तो मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था मैं चुनाव लड़ने वाला। अच्छा। तो मेरे फादर मेरी सिस्टर के साथ जा रहे थे, तो क्या पोस्टर लगे हुए थे जगह जगह पे, तो वो देखा, मेरी बहन ने मेरे पापा को बताया भैया का फोटो है, तो पापा ने उस चीज़ को पढ़ा, फिर घर पे आके मम्मी से डिस्कस करा कि ये क्या है, तब जाके फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैंने तब बताया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो काफ़ी इश्यूज भी आए थे उस टाइम पे, घर वाले एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे, तो इशू आया था कि नेतागिरी खराब है, ये है वो है, कैसे करेगा क्या करेगा। बट मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में भी आपको बताया हर्ष कि मुझे सपोर्ट किया था मेरे स्टूडेंट्स ने, और उन्हीं के बल पे मैंने चुनाव लड़ा था। इसमें मैं ये बोलूँ कि मैं मेरी वजह से लड़ा हूँ या मेरी वजह से जीता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मेरा सपोर्ट किया था और उन्हीं की बदौलत मैं उस अध्यक्ष पद पे पहुंचा, और मैंने फिर काम भी उन्हीं के लिए ही किया। अच्छा। मैंने खुद के लिए काम नहीं करा, मैं खुद के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करे कि मैं मेरा नाम आगे करूं या फिर वो करूं। मैंने जितना टाइम हो सका, आज भी मैं मेरे कॉलेज को उतना ही टाइम देता हूं, और मेरे कॉलेज के स्टूडेंट का आज भी कॉल आते हैं कि भैया ये इशू है, ये है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर को। बिल्कुल। तो जैसे लाइक बहुत ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो अभी ये आता है कि यार करियर के अंदर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लाइक थ्रू आउट कॉलेज लाइफ भी बहुत सारों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और जैसे कोई ज़्यादा अच्छा कोर्स नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल कोर्स कर रहा है, तो वो कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब या फिर कुछ काम पा सकता है? अभी आपने हर्ष आपकी बात में कहा कि स्किल, पहली बात तो आजकल जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही फोकस्ड है। वहाँ स्किल्स एक फैमिली में और सोसाइटी में एक क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ उस पर फोकस करा नहीं जा रहा है। तो सबसे इसमें गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो
या फिर अपनी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सब लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की कौशल का विकास करें, उनकी स्किल डेवलप करें। उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट भी योजनाएं बनाती है, तो स्टूडेंट्स को वो देखना चाहिए वो चीज़ें। और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे स्किल्स से बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स लग सकती हैं। तो अपनी स्किल्स को अपन को खुद को देखो, उसको कोई बोल के मैं भी हर्ष आपको बोल दूं कि आप मेरा पॉडकास्ट लो करो, अगर आप ले ही नहीं पाते तो आज पॉसिबल नहीं होता हम आमने सामने होते। ये आपका खुद का व्यक्तित्व था, आपने खुद सोचा कि आपकी स्किल आप ऐसे किसी का पॉडकास्ट ले पाएंगे, आप इंटरव्यू ले पाएंगे, आप इस तरह से ये काम करेंगे, तो ये आपका बेटरमेंट है, ये आपका खुद का स्वय विवेक से आपने सोचा था। तो स्टूडेंट्स को ये खुद ही सोचना चाहिए कि मेरी किस में रुचि है, मेरी क्या हॉबी है, मेरी क्या स्किल है, उसको डेवलप करें और उसमें बेटर करें, तो निश्चित रूप से सफलता तो मिली। बिल्कुल, मतलब लाइक मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कि 4 साल पहले मतलब मेरे पास कुछ करने को नहीं था। मतलब कि मैं नॉर्मल एक ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और साथ साथ मेरे पास समय बच जाता था कुछ और करने का। तो मैंने अपने पापा से बातचीत करी कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ। तो हम साथ में बैठे, हमने थ्रू आउट मेरे बचपन से देखा कि मैं किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैंने ये चीज़ें देखी कि यार मैं एडिटिंग वगैरह या फिर मार्केटिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो वहीं से मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग का ये करियर का आया ख्याल कि यार मैं क्यों ना ये कोर्स करूँ। तो फिर मैंने ये कोर्स किया, इंटर्नशिप करी और अभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आज हम साथ में भी बैठे हैं इतने टाइम बाद, तो बहुत अच्छा हर्ष आपने डिसीजन लिया और आपने आपकी स्किल्स पे फोकस करा रादर देन सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ये एक हमें जो पीछे खींचने वाली चीज़ होती है वो यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। हमें उस पर फोकस ना करते हुए हमें हमारी स्किल्स अगर हमारे अंदर कोई भी हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो एडिटिंग के फील्ड में हो। आजकल जैसे आपने एडिटिंग का बोला, तो आजकल AVGC कोर्सेज को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और बहुत अच्छा उसमें फ्यूचर भी है अपना। तो काफ़ी करियर ऑप्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट अपना करियर ढूंढ सकता है। वो अगर एक ही चीज़ की तरफ भागेगा कि नहीं मैं तैयारी करूं और ऐसे तो सब एम्प्लॉय बनते जाएंगे। सही बात है। एम्प्लॉय देने वाला भी तो बनना है ना किसी न किसी को, तो वो इसी सोच के साथ बनेगा इंसान। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, कंपटीशन की तैयारी भी करें, बट अपनी स्किल को साथ लेते हुए चलें। डेफिनेटली उनकी स्किल्स उनको ज़्यादा सफलता दे सकती है एज कम्पेयर टू अदर प्रिपरेशंस। बिल्कुल, लाइक मैंने तो अपना पैशन फॉलो किया ही एडिटिंग वगैरह का। तो आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन वैसे तो यह कह लो कि दूसरों की हेल्प करना है। दूसरा मेरा स्पोर्ट्स है। आज मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं और काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स के भी स्टूडेंट हैं, उनको मैं फ्री में भी ट्रेनिंग देता हूँ। और आज भी कई ग्राउंड्स वगैरह पे कई टूर्नामेंट्स में मैं जाता हूँ और मेरा खेल से बहुत ज़्यादा अच्छी रुचि है और जुड़ाव भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो आपने चीज़ बोली कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है आजकल, या तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, उसके अलावा आपको अगर ऑप्शंस चाहिए तो एक स्पोर्ट्स और एक ट्रैवलिंग। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें मैंने मेरी लाइफ में कभी छोड़ी नहीं। अभी मैं ट्रैवलिंग में भी इंडिया में हर एक कोना जहाँ भी आप कहेंगे, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सब कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। हर महीने या फिर साल में 1-2 बार कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ घूमने, या तो ग्रुप को लेके जाता हूँ या फिर मैं अकेला भी निकल जाता हूँ। क्योंकि मेरा ये बन चुका है कि जहाँ ज़्यादा प्रेशर होने लगे तो बाहर निकलो, दुनिया देखो, नए लोगों से मिलो। नए लोगों से जब हम मिलते हैं और नई जगह हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। तो वो पॉजिटिविटी आपको आगे अच्छा करने का एक प्रेरणा देती है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा है स्पोर्ट्स। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना भी जाग जाती है। अरे मेरे को जीतना है, मेरे सामने इससे खेल रहा हूँ, मेरे को जीतना है, जीतना है, जीतना है। तो हम बाकी चीज़ों को भूलकर हमारे गेम पे फोकस हो जाते हैं। तो एक आपका स्पोर्ट्स भी है जो आपको रिलैक्सेशन देता है, आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलीफ करता है। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? जी, बेसिकली मेरा शूटिंग और खो खो मेरा खुद का गेम है। अच्छा, जो मैं खेलता हूँ अभी। नेशनल ऑफिशियल भी हूँ मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का। शूटिंग का मैं ऑल इंडिया प्लेयर हूँ। तो इन दोनों चीज़ों से लगा है। शूटिंग तो मतलब एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। मतलब मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी है थ्रू आउट। मेरे को भी शायद, मैं इसी चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि पब्लिक रिलेशन और ट्रैवलिंग से ही इंसान एक बेहतर बन सकता है। लेकिन शूटिंग मैंने बहुत रेयर सुना है। तो आपको एकदम से कैसे ये दिलचस्पी आई शूटिंग में? इससे मैं इन्फ्लुएंस शूटिंग में मेरे बड़े दाभाई कह लें या मेरे कोच भी कह लें, अशोक सिंह जादौन जी हैं।
तो जस्ट एंड डिस्कशन हुआ था उनसे मेरा कि उनका देखा मैंने कि वो जब वहाँ बच्चे आते हैं और शूटिंग करते थे तो एकदम से एक डेवलप हुआ कि मैं भी करके देखूं। तो एक दिन उनकी रेंज पे मैं गया था तो उन्होंने मेरे से मत सिर्फ शूट करवाया। तो उन्होंने बोला कि तू ट्राई कर, वो अच्छा करेगा। तो तब फिर मैं करने लगा। तो उन्हीं की कोचिंग के अंडर ही मैंने करा जितना करा, और आज मैं दूसरों को इन्फ्लुएंस करता हूँ उस चीज़ के लिए। तो विनय भैया, आपके ये छात्र संघ अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान हमने बहुत सारे आपके प्रदर्शन देखे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, नेशनल टीवी पे भी। तो आपने जो ये इतने प्रदर्शन किए हैं, इन प्रदर्शन के दौरान आपको ऐसा कौन सा प्रदर्शन है जो आपको आज तक भी याद है और आप हमारे व्यूअर्स को वो बताना चाहेंगे? ये कुछ आपने अजीब बात पूछ ही रहा है। वैसे तो सारे प्रदर्शन वगैरह यादगार ही थे, क्योंकि सब में कुछ अलग करते थे हम लोग। हम एक ही रूटीन में नहीं किया, ये फुल भीड़ ले गए और चिल्ला रहे हैं। पहली बात तो मैं स्टार्टिंग में जब चुनाव लड़ा था तब मैं प्रदर्शन वगैरह और इन चीज़ों के मतलब सोचा था मैंने, मैं नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि ऐसे ही सिंप्लिसिटी से फुलफिल हो जाए चीज़। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई थी, करके होती थी, सॉल्व भी हो जाती थी। एक किस्सा अभी मेरे को याद है कि जब कोरोना काल था, अच्छा। उस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स थी। एक कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि कॉलेजेस में फॉर्म सबमिशन शुरू हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ आने लग गई थी, कर्मचारी भी आने लग गए थे। मैंने जब उस न्यूज़ को पढ़ा और फिर बाद में मैंने देखा भी सही, कुछ मेरे पास टीचर्स के भी कॉल आए थे उस टाइम पे, स्टूडेंट्स के भी आए थे उस टाइम पे कॉल कि ऐसी सिचुएशंस कॉलेज में हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मैंने देखा, फिर मैं उस दिन एक पीपी किट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो पीपी किट उठाया मैंने, फिर मैं कॉलेज चल दिया। मैंने कहा देखेंगे जो होगा, क्योंकि उस टाइम पे लोग घर से नहीं निकल रहे थे, डर था, घर वाले भी बाहर नहीं निकलने देते थे, तो एक डर का वातावरण बन गया था। बट जब प्रॉब्लम्स इतनी हैवी हो गई तो फिर मैं निकला, पहुंचा कॉलेज, मीडिया वगैरह भी आ गई थी उस टाइम पे। कॉलेज पहुंचने के बाद मैंने पीपी किट पहना। सबसे पहले तो मैंने कॉलेज पे ताला लगाया और कुर्सी लगा के मैं कॉलेज के बाहर ही वहीं बैठ गया, मेन गेट पे ही, ताकि मैंने बंद करवा दिया कि ना कोई आएगा ना जाएगा। तब मैंने ये मांग उठाई थी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, भीड़ इतनी है, टीचर्स आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, एक कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हो गया है, वो एक्सपायर हो गया है, दूसरे कई स्टाफ के मेंबर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स एडमिट है, कई विद्यार्थी हैं उनके फैमिली मेंबर्स एडमिट हैं जो कोरोना से संक्रमित हो गए। तो जैसी सिचुएशन आप में इसमें फॉर्म फिजिकली सबमिट करा रहे हो, तो क्या फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उस टाइम पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थे कॉलेज एजुकेशन के, वो आ गए थे, हमारे ये प्रिंसिपल सर वगैरह वो भी आए थे। सेकंड, मैंने फिर जितना भी स्टाफ मेंबर्स था कॉलेज के अंदर, उनको भी सारे रूम से बाहर निकाल दिया था। जो वहाँ पे जिस भी रूम में थे, सारे रूम्स में मैंने ताला लगा दिया। तो फिर मैंने वहाँ पे काम उस टाइम बंद करा दिया था। वो सिचुएशन थी तब पहली बार मैंने इतना कुछ करा था। अब ये सिचुएशन हुई थी तो उस टाइम पे फिर 2 दिन बाद ही वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी एक तरह से, और एक दिन बाद ही सीएम सर का लेटर भी आया था, उस पर सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था फिर, और स्टाफ वगैरह को भी आने जाने के लिए मना कर दिया था। तो वो बहुत एपिक मोमेंट था कि वो बात आगे तक पहुंची और सारे कॉलेजेस राजस्थान के बंद हो गए थे उस टाइप पे। कोरोना के समय का ही एक और किस्सा मुझे याद आता है कि जब 12th के बच्चों को रिलीव कर दिया था कि उन्हें बोर्ड्स नहीं देने और पास हो गए थे सब स्टूडेंट्स, तब कॉलेज के बच्चों के भी खूब मांग आती थी कि भैया हम इतने दूर दूर से आ रहे हैं, हमने पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, हमारे कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ना हमने कोचिंग करी है, ना कॉलेज में पढ़ाई हुई है, हम किस तरह से पेपर दे पाएंगे, इतना सारा पेपर है और इतने घंटे तक बैठ के पेपर देना, संक्रमण का भी खतरा है। बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की आती थी, करती थी। उस टाइम मैंने काफ़ी ज्ञापन वगैरह दिए थे, करे थे, बट उससे कुछ हो नहीं पाया था। मैंने एक दिन अनशन पे भी बैठा मैं पूरे दिन, तब भी उससे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। फिर मैंने खूब ज्ञापन दिए 2-3 बार, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर एट लास्ट मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया, और कोरोना के ही समय था उस टाइम भी। भूख हड़ताल पे हम बैठे थे, तो हम पूरा दिन बैठे रहे, सब आए समझाने,
हमारे प्रिंसिपल सर वगैरह भी आए थे, सब फैकल्टी आई थी कि आप लोग उठ जाओ, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। पूरा दिन बैठे रहे, करे रहे। अगले दिन भी हम बैठे। फिर एक अगले दिन हमारे जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे वो हमारे कॉलेज आए थे, और बॉम के मेंबर्स भी आए थे। जो कमेटी होती है जो यूनिवर्सिटी का डिसीजन लेती है, उनके बॉम कमेटी के मेंबर और रजिस्ट्रार साहब कॉलेज आए। फिर उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो आपका पेपर पैटर्न होगा उसको 50% कर दिया था, और एग्जाम्स के बीच में भी काफ़ी अच्छा गैप दे दिया था स्टूडेंट्स को। तो वो भी एक एपिक सिचुएशन थी। वो भी उस टाइम खूब वायरल हुई थी, खूब अखबारों में, टीवी में, सब जगह आ रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हिस्ट्री में हुआ था कि 50% कोर्स हो गया था। तो वो भी मेरे लिए एक यादगार पल है। तो बहुत बड़ी बात है ये विनय भैया। मतलब हम कोरोना के दौरान जब घर में अलग अलग रेसिपी बना के खा रहे थे तो आप हमारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आप ज़रूर रेसिपी खा सकते हैं, बट मैंने ऐसे ऐसी कोरोना के टाइम पे सिचुएशंस देखी हैं जब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बाहर के रहते थे उनको खाने की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी। खाना भी उनको नहीं, कि टिफिन सेक्टर वगैरह सब बंद हो गए थे, उनको वो भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम भी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प करी थी, यहाँ से बच्चों को उनके गांव तक पहुँचाने में या फिर उनको तक खाना पहुँचाने में काफ़ी हमने उस टाइम भी प्रयास करा था। तो देखो, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, सब उसकी मर्जी से होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है विनय भैया कि आपने कोरोना के दौरान जहाँ पे घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जहाँ हम किसी से बातचीत करने में भी डर रहे थे, वहाँ आपने इतने बच्चों की समस्याएं सुनी और सीएम तक पहुँचा के ये 50% कोर्स का कम करवाया। अगर आपके इसी कार्यकाल के दौरान आपको एक सुपर पावर मिल जाती तो आप वो क्या सुपर पावर लेते और उसे कैसे यूज़ करते? सुपर पावर इन द सेंस, मैं तो सबसे पहले यही चाहता हूँ कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा, मतलब एक ट्रेडिशनल कोर्स पे ही बेस है। वही आजकल बच्चे बीएससी कर रहे हैं, वही बीकॉम कर रहे हैं, वही बीए कर रहे हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। और 3-3 साल 4-4 साल पीजी यूजी करने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है। तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का चेंज हो कि बच्चों को रोजगार नुमा कोर्स कराया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट पा पाए, और गवर्नमेंट सेक्टर भी इस तरह की वैकेंसीज निकाले कि स्किल बेस्ड जॉब्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, कि किसी ने कुछ स्किल्स, किसी की है कोई स्किल का कोर्स किया हुआ है, तो उसको गवर्नमेंट जॉब्स में उसमें वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, और स्टूडेंट्स में जिनमें कुछ स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए नौकरी के बहुत सारे अवसर निकाले जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ले सकें। तो मैं यही सबसे पहले चीज़ चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बने कि वो ट्रेडिशनल जो कोर्स चल रहा है वो चेंज होकर के स्किल बेस्ड कोर्स आए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी स्किल्स को फुलफिल कर पाए। और चाहे वो खेल की हो, चाहे वो जैसे आपकी हॉबी थी एडिटिंग वगैरह की, चाहे वो हो, या इस तरह की कोई भी स्किल्स हो, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो, हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इस तरह का हो। मतलब स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में, लेकिन स्किल्स के साथ साथ मेरे को एक लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपकी थ्रू आउट बहुत टाइम से आपको ऑनलाइन देखता आ रहा हूँ, तो मैं आपको यही देख रहा हूँ कि आप हमेशा हर समय फॉर्मल्स में मुझे आप दिखे हैं। तो आपको ये डिसिप्लिन कहाँ से मिला और आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे इसमें? जी, ये डिसिप्लिन, एक खिलाड़ी होने के नाते डिसिप्लिन तो डेवलप हो ही जाता है, बट जो फॉर्मल्स का है, ये ऐसी सिचुएशन मेरे साथ जब मैं इलेक्शन लड़ने का मेरा टाइम था, जब मैं कॉलेज जाता था, तब भी मैं फॉर्मल्स पहन के जाता था। तो हमारे सीनियर लीडर हुआ करते थे, वो मेरे को कई बार टोक भी देते थे, ऐसे कोट पैंट पहनने से, पैंट शर्ट पहनने से नेता नहीं बनोगे, कुर्ता पजामा पहन के आया करो। तो तब मैं सोचता था, बट कभी पहना नहीं। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही लड़ेंगे भैया, कुछ नया भी होना चाहिए, कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए। कोई पसंद भी था ये? मुझे पसंद भी था। एक क्या है, फॉर्मल्स जब हम पहनते हैं ना, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अलग ही तरह का। जब हम नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, करते हैं, तो जैसे कि हम देखें कि हम कई इंटरव्यू देने जा रहे हैं कई जॉब के लिए, तो तब ज़्यादातर लोगों को फॉर्मल्स में ही बुलाया जाता है। फॉर्मल्स में बुलाने का कारण यही होता है, फॉर्मल में किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी भी प्रॉपर दिखती है, प्लस एक कॉन्फिडेंस उसका दिखता है, और अंदर से भी एक पॉजिटिविटी आती है कि जब फॉर्मल्स में इंसान रहता है तो एक पॉजिटिविटी उसके अंदर रहती है। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल्स में रहूँ
और तो विनय भैया, आप इतने सारे बच्चों की हेल्प करते आए हैं थ्रू आउट, तो कहीं ना कहीं हमें एक इतनी सी तो उम्मीद हो जाए भैया, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट मिले। जैसे कि मैं जब अपने इस कॉलेज के दौरान अपने जूनियर्स की, अपने साथियों की बातें सुनता था, तो मैं भी कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट करता था कि यार मुझे और कुछ नहीं, मुझे प्लीज ट्रस्ट चाहिए या फिर रिस्पेक्ट चाहिए। तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि यार मुझे लोग ग्रांटेड ले लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हर्ट करती थी, और लेकिन स्टिल मैं अपना वो मोटिवेशन बनाता रहा कि नहीं यार, कुछ लोग कहेंगे, इट्स ओके, अपन जो काम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार आप इतने सारे बच्चों की हेल्प कर रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ने आप पर ट्रस्ट तोड़ा और वो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल रही हो? कि हर्ष, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन में ही आपने खुद ने ही आंसर दे दिया था ये वैसे तो, बट मैं मेरा भी बताऊं आपको तो, जैसे हम किसी के हेल्प कर रहे हैं या फिर किसी के साथ हम खड़े हैं या फिर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक वो तो डेवलप हो ही जाता है कि हाँ मुझे इससे रेस्पेक्ट तो मिले या फिर कुछ मिले। बट ये चीज़ एक तरह से गलत भी है, हमें आशा नहीं रखनी चाहिए किसी से। ये मुझे धीरे धीरे लेट समझ में आई। पहले यही होता था कि मैं किसी मतलब कुछ करा मैंने किसी के लिए, तो मुझे ये फील होता था कि मुझे बदले में रेस्पेक्ट तो मिले। बट ये चीज़ गलत है। जब आप लोगों की हेल्प करने लगते हो या लोगों के बीच में आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो या उनके लिए कुछ करने लगते हो, तो एक चीज़ वो हो जाती है, लोगों को ये लगने लगता है ये सबके लिए करता है, हमारे लिए इसने कुछ अलग नहीं करा है। चीज़ को वो ज़्यादा डीपली नहीं लेते हैं कि हाँ हमारे लिए कुछ करा है इसने, तो क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तो सबके लिए ही करता है। तो बट हमारे अंदर ये रहता है कि नहीं, हम सबके लिए तो करते हैं, बट हम जिसके लिए भी करते हैं वो हमारे दिल से करते हैं। हम कुछ बदले में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। पहले होती थी, करती थी, कई बार बुरा भी लगता था। कुछ लोग करते थे जिनकी मैंने कभी कुछ करा हो, जिनके लिए, जिनकी कई प्रॉब्लम्स में से उन्हें निकाला हो, तो काफ़ी बार उन्होंने मेरे लिए गलत करा है कई बार। तो बट धीरे धीरे चीज़ समझ में आई जैसे जैसे बड़े हुए, और आज ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी के लिए कभी भी कुछ करो तो बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि नो वन इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। एंड हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं वो हमारे लिए कुछ करे। बिल्कुल सर, को अच्छा लगना चाहिए कि आप कुछ है। हाँ, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो रक्तदान एक तरह का महादान होता है, तो उसमें भी कई बार सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आता है कि आप रक्त दे रहे हैं तो बदले में उसकी वापस लेने की आशा ना रखें। मतलब ऐसा कुछ लाइन आती है, मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है, बट ऐसी लाइन आती है। तो उसी तरह से अपनी लाइफ है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो बदले में ज़रूरी नहीं आपको कुछ मिले, चाहे वो रेस्पेक्ट हो या कुछ भी हो। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अपने हिसाब से ही अपनी लाइफ के डिसीजन लेता है और अपने स्वयं विवेक से ही वो किसी के बारे में सोचता है। तो इसलिए किसी से एक्सपेक्टेशंस रख के अपनी लाइफ को जीना इज नॉट अ गुड थिंग। आप करो, वो आपकी रुचि है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है आपको बदले में कुछ मिले। बहुत अच्छे विचार हैं आपके विनय भैया। तो आप लास्ट में आपने इतनी सारी एडवाइस दी है लोगों को, तो आप अपनी कुछ बेस्ट एडवाइस हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कई आती हैं और सिचुएशंस काफ़ी तरह की डेवलप होती हैं, बट जीतता तो वही है जिन्हें उस सिचुएशन से लड़ना है। तो हर सिचुएशन को एक चैलेंज के रूप में आप लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंस रहें कि आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी या फिर कोई भी असफलता आपके पास आएगी, तो अगर आप उससे डटकर उसका सामना करेंगे और आप उसके साथ खड़े रहेंगे उसके सामने, तो वो प्रॉब्लम निकल जाएगी और आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी एडवाइस आपको अच्छी लगी हो। तो जो भी आपको एडवाइस अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर कोई चीज़ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।